नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। यूँ तो मेरे जैसे पत्रकार खबर नवीसों का काम है आपको रोज़ खबर देना। देश और दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ लोग खबरें लिखते हैं, कुछ लोग मेरी तरह आपको कहकर सुनाते हैं, लेकिन कुछ रोज़ ऐसे आते हैं, कोई दिन ऐसा आता है जो भारी पड़ जाता है हम जैसे लोगों पर भी, जिन्होंने युद्ध कवर किए हैं, जिन्होंने बदतरीन सांप्रदायिक हमले कवर किए हैं, जिन्होंने लोगों का एक तरह से उनकी ज़िंदगियाँ तबाह होते हुए देखी हैं। यही एक खबर है आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं कहती हूँ आपको कि अपनी सीट की पेटियाँ बाँध लीजिए। एक ऐसा खौफ़नाक मंज़र जो भारत में पेश आया है, कई लोग इसे कह रहे हैं कि ये सेक्स स्कैंडल है। मैं कहती हूँ ये सेक्स कांड नहीं है, ये बहुत बड़ा बलात्कार कांड है, ये अपमान का कांड है, ये ह्यूमिलिएशन का कांड है। ये हज़ारों महिलाओं की आबरू, उनका जीवन, उनके जीवन की जो गरिमा है, उनकी डिग्निटी है, उसको तार-तार करने का कांड है ये। ये खबर आ रही है कर्नाटका से। कर्नाटका में एचडी देवेगौड़ा, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके पोते की ये शर्मनाक घिनौनी घटना है। जो व्यक्ति पिछले कई सालों से उसने 1, 2, 3, 4 नहीं, कुछ दर्जन भर नहीं, कुछ 100 नहीं, बल्कि बताया जा रहा है कई हज़ार इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, तकरीबन 3,000 वीडियो। और मैं तो कहती हूँ इस पे सवाल ही छोड़ दीजिए, ये 3,000 हैं या फिर 1,000 हैं या 300 हैं या 30 हैं। सवाल यहाँ पैदा होता है कि आज 75 साल बाद भारत के आज़ादी के महिलाओं की स्थिति ये है कि एक व्यक्ति जो सांसद है, बड़े रसूखदार परिवार का है, वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है कामकाजी महिलाओं के साथ। ऐसा लगता है कि कोई 50 या 60 के दशक की, मुझे लगता है कोई बॉलीवुड की फ़िल्म भी नहीं बनी होगी आज तक इस तरह के घटनाक्रम पर। और ऐसा लगता है कि इस तरह से जो मैं आपको अभी कहानी बताने जा रही हूँ, अगले कुछ मिनटों में आप सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि कोई ऐसी वेब सीरीज़ चल रही है जिसका आप स्विच ऑफ करेंगे और वो बंद हो जाएगी। वो सिर्फ़ एक काल्पनिक घटना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये व्यक्ति प्रज्वल रेवन्ना नाम का व्यक्ति हासन से, कर्नाटका के हासन का सांसद है ये, और दोबारा टिकट दिया इसको बीजेपी और जेडीएस ने मिलके। जेडीएस उसकी पार्टी, ज़ाहिर है उसके पिता और उसके जो दादा हैं उनकी ये पार्टी है। तो इस व्यक्ति ने सैकड़ों हज़ारों महिलाओं के साथ बलात्कार किया, यौन संबंध बनाए, और यौन संबंध मर्ज़ी से बनाने के अलावा बलात्कार भी किया। जिस तरह की डिटेल्स उभर कर आ रही हैं, मैं आपको तस्वीरें तो यहाँ नहीं दिखा सकती, माफ़ कीजिएगा, इतनी मेरी हिम्मत भी नहीं है और मैं चाहती भी नहीं हूँ। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनमें कम उम्र की लड़कियों से लेकर 60 साल से ऊपर की महिलाओं तक, महिलाएं गिड़गिड़ा रही हैं और कह रही हैं कि हमारे साथ ये हरकत मत करो, हमारे साथ ये हरकत करते हुए वीडियो मत बनाओ। इसमें कई महिलाएं ऐसी देखी जा सकती हैं जो अपनी मर्ज़ी से इस यौन क्रिया में लिप्त हो रही हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, बलात्कार किया जा रहा है। पहले ये व्यक्ति इन महिलाओं को बुलाता था, जिनमें सरकारी अधिकारी मौजूद हैं, इसमें आईएएस, आईपीएस अधिकारी मौजूद हैं, इसमें गवर्नमेंट में काम करने वाली अलग-अलग पदों पर महिलाएं हैं, इसमें बीजेपी की जो कार्यकर्ताएं हैं वो महिलाएं हैं, इसमें टीवी एंकर्स भी शामिल हैं, घर में काम करने वाली जो मेड्स होती हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स होती हैं, काम वाली औरतें, जिन्हें काम वाली बाई कहते हैं कुछ लोग, वो भी शामिल हैं। उसमें ऐसी महिलाएं भी हैं जिनकी उम्र मैंने आपको बताया 50 साल और 60 साल उससे ऊपर भी है। एक महिला जिसने ये मुकदमा दर्ज किया है, आखिरकार एक महिला जिसकी हिम्मत हुई है, जो काम करती है इस व्यक्ति के घर में, उस महिला ने कहा है कि मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ, दोनों के साथ बदसलूकी करने की इस व्यक्ति ने कोशिश की। अब मैं आपको इसको तो सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी कि सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरी की पूरी जो हमारी पॉलिटिकल कल्चर है उसको सीधे तौर पे दर्शाता है। लेकिन साफ तौर पे मैं उन महिलाओं के बारे में सबसे ज़्यादा सोच रही हूँ जिनके वीडियोस बाहर आ रहे हैं और कुछ लोग उसे मनोरंजन की तरह, एक पोर्नोग्राफी की तरह देख रहे हैं कि देखिए यहाँ तो असली महिलाएं हैं, असली महिलाओं के साथ इस तरह का दुराचार हो रहा है। ये वीडियो आप सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के स्टार प्रचारक, अब की बार 400 पार की सीटों का दावा करने वाले, इन 400 सीटों में जो आने वाली हैं भाजपा की, उनमें ये सीट भी शामिल थी। प्रधानमंत्री ये चाहते थे, यानी आप ये सोचिए कि 8 दिसंबर 2023 को, यानी अब से तकरीबन 5-6 महीने पहले की बात है, जब खुद बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, जी देवराजे गौड़ा इनका नाम है, 2023 के असेंबली इलेक्शंस में उन्होंने BY विजेंद्र को लिखा था दिसंबर 8, 2003 में, और उनसे कहा था कि इस व्यक्ति को आप नॉमिनेट मत कीजिए, यानी इसको टिकट मत दीजिए। और उसी दिन जो है उन्होंने यही ख़त जो है वो BL संतोष को भी लिखा था, जो RSS के वरिष्ठ नेता हैं, प्रचारक हैं और राष्ट्रीय जो है नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं।
बीजेपी के, इन दोनों को ये ख़त लिखकर बाकायदा कहा था। अब ये न्यूज़ मिनट की रिपोर्ट कह रही है कि विजेंद्र कह रहे हैं कि मुझे तो इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। यानी आप सोचिए 8 दिसंबर 2023 को अगर ये इस पर एक्शन लिया होता, इसको सिर्फ चुनाव के खिलाफ ना जाने के तौर पर देखा गया होता, तो ये व्यक्ति जिसको आप देख रहे हैं, ये जर्मनी भाग चुका है। कुछ कह रहे हैं लोग फ्रांस भाग चुका है, हमें पता नहीं है कि कहाँ भागा है। इससे पहले आइए देख लेते हैं तस्वीरें, तो आप अभी तक देख ही रहे थे, अब ये देखिए, वीडियो देखिए। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वलन रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल साफ तौर पे अपने वही चिर परिचित अंदाज में वो कह रहे हैं कि रेवन्ना को दिया गया वोट ये मुझे दिया गया, मेरा हाथ मजबूत कीजिए। आप इसी व्यक्ति को, यानी बीजेपी के ही दूसरे पदाधिकारियों को, एक व्यक्ति ने दूसरे को बताया, उच्च पदाधिकारियों को, ये खत जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस खत के ज़रिए, ये कन्नड़ा में लिखा हुआ खत, इसके ज़रिए बताया कि इस व्यक्ति के खिलाफ ये वीडियो पहले ही लीक हो चुके थे। प्रधानमंत्री यहाँ पर बाकायदा अपने अंदाज में कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को आप वोट दीजिए और मेरा हाथ मजबूत कीजिए, मुझे मजबूत कीजिए, मुझे बल दीजिए। किस तरह के बल का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जब सत्ता की हवस, सत्ता की भूख जब इस हद तक बढ़ जाए तो ना उसमें नैतिकता नज़र आती है, ना अनैतिकता नज़र आती है। मैं ये नहीं जानती कि प्रधानमंत्री को इस बात का इल्म था या नहीं, ये जानकारी थी या नहीं कि ये व्यक्ति इतने घृणित कामों में लिप्त है, लेकिन जब दिसंबर से लेकर अब तक उन्होंने इस पर एक्शन नहीं लिया, जब मार्च के महीने में इस व्यक्ति का कैंडिडेचर, उसकी उम्मीदवारी तय हुई, ये 14 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ने जब इस तरह से इस व्यक्ति के लिए वोट मांगे, तब तक अगर उन्हें नहीं पता था तो इसमें भी उनका ही जुर्म है, इसमें भी उनकी ही गलती है। उन्हें पता ना होना, देश के गृह मंत्री को ना पता होना, इन महोदया को, स्मृति ईरानी को, जिनके पास ऐसा लगता है कोई और मंत्रालय नहीं है, उनके पास 5 साल सिर्फ एक ही मंत्रालय रहा और वो था राहुल गांधी आलोचना मंत्रालय। स्मृति ईरानी, मैं सोच रही हूँ संदेश खली पे आप देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और किस कदर भावुक अंदाज में उन्होंने एक एक डिटेल बताते हुए कि वेस्ट बंगाल में ये तमाम घटना हो रही है, इस तरह से महिलाओं को सताया जा रहा है। सबसे पहले आनन फानन में ताबड़तोड़ तरीके से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस घटना को कई घंटे गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी आप खंगालिए सबके ट्विटर हैंडल पे, मैं आपको काम दे रही हूँ, सबके ट्विटर हैंडल पे जाइए और तलाश कीजिए, सिवाय अमित शाह के। अमित शाह ने भी ये कहा है कि हाँ, उन्हें, वो अपने को अलग कर रहे हैं इस घटनाक्रम से और बाकायदा ये सवाल कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से कि उनकी जो सरकार थी उन्होंने क्या किया कर्नाटका में। मैंने ये सवाल पूछा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से, कुछ ही पलों में मैं आपको दिखाऊंगी। ये सवाल अमित शाह नहीं, ये मैंने पूछा एक पत्रकार होने के नाते। मेरी जिम्मेदारी है, द वायर की जिम्मेदारी है कि आखिर उन्होंने क्यों इसको जाने दिया इस व्यक्ति को एयरपोर्ट से बाहर, क्योंकि जाहिर है कर्नाटका के ही किसी एयरपोर्ट से ये व्यक्ति निकला होगा, बेंगलुरु एयरपोर्ट से या कहीं और से। तो साफ तौर पर इस पूरे मुद्दे पर स्मृति ईरानी, मुझे मालूम है अच्छे तरीके से कि अगर ये विपक्ष का मामला होता, विपक्ष के किसी राज्य का मामला होता, विपक्ष के किसी व्यक्ति का मामला होता, तो अब नहीं घंटों तक वो न सिर्फ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, न सिर्फ कि वो नारेबाजी करती, न सिर्फ कि वो एक रैली निकालती, वो मुझे पूरी अच्छी तरीके से मालूम है भूख हड़ताल पर बैठ जाती और इंसाफ दिला कर रहती। ये बड़ी अच्छी बात है बीजेपी के अंदर कि जब विपक्ष की कोई बात होती है तो उनके लोग बड़े मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, लेकिन उतनी ख़राब बात है जब उनके ऊपर आती है तो उनका जो दोहरापन है, जो उनकी हिपोक्रेसी है, वो साफ तौर पे नज़र आती है। और इससे पता चलता है कि इनको किसी से भी कोई एतराज़ नहीं है, कोई झिझक नहीं है, ना बलात्कारियों से, ना बलात्कार के आरोपियों से, न वो लोग जिनके ऊपर कत्ल के इल्ज़ाम हो, न वो लोग जिनको हज़ारों करोड़ का जिन्होंने गबन किया हो, किसी से भी एतराज़ नहीं है। क्योंकि अब की बार तो 400 पार, 400 पार के लिए नैतिकता अनैतिकता दोनों भूल जाना पड़ेगा। ये 400 सीटें, हासन की भी एक सीट ज़रूर जोड़ रहे होंगे प्रधानमंत्री, वरना इसके बिना तो जाहिर है 400 सीटें नहीं आ सकती हैं। अब इस व्यक्ति को देखिए आप, इसका चेहरा आज ही उजागर हुआ है कि ये व्यक्ति ड्राइवर है प्रज्वल रेवन्ना का। इस व्यक्ति से कोई दुश्मनी रही होगी रेवन्ना की और इसी ने ये वीडियो लीक किया है, इसका ये कहना है, ये दावा कर रहा है। यानी जब तमाम लोग खामोश रहे, जब ये हंसी का पात्र, मनोरंजन का पात्र बन रही थीं वो तमाम महिलाएं,
आईएएस थी, आईपीएस थी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थी, न्यूज़ एंकर्स थी, काम घर में काम करने वाली बाइयाँ थीं, तमाम तरह के प्रोफेशनल लोग, कॉरपोरेट से जुड़ी हुई बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम करने वाली, न सिर्फ़ कि सरकारी महकमों में बल्कि प्राइवेट में, कॉरपोरेट्स में काम करने वाली ये वो महिलाएँ जो सीईओ और बड़े-बड़े पदों पर थीं, वो महिलाएँ भी इसमें शामिल थीं जिनके वीडियोज़ बनाकर ये व्यक्ति पहले उनके साथ इस तरह का ये यौन क्रिया करता था और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करता था अलग-अलग तरह की चीज़ों के लिए। मैंने आपको बताया कि प्रोफ़ेशनल्स के अलावा बीजेपी की नेता और बीजेपी के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल थीं। तरह-तरह से इंटरनेट पे ये कहानियाँ वायरल हो रही हैं कि कैसे ये व्यक्ति इतनी महिलाओं को एक साथ कितना बड़ा पर्वर्ट था। आइए सुन लेते हैं जब मैंने ये सवाल पूछा मल्लिकार्जुन खड़गे से तो उनका जवाब क्या था। लेकिन खड़गे साहब इसमें हैरानी की बात ये है कि स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, स्टेट के ही किसी एयरपोर्ट से व्यक्ति निकला होगा, 5 साल से इस तरह की घिनौनी हरकत में ये इन्वॉल्व था कि खुद इतना पर्वर्टेड था कि अपने वीडियोज़ खुद बनाता था अपने ऊपर औरतों को फ़ोर्स करने के दौरान। आपकी सरकार ने, पुलिस ने क्यों जाने दिया? नहीं, मुझे तो उसका डिटेल मालूम नहीं है। ये देखो, वो इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहा है। जी हाँ, वही बीजेपी बोल रहा हूं जेडीएस ना। का जॉइंट कैंडिडेट तो है। ये जो है, ये सारी चीजें हैं। और इलेक्शन कमीशन में भी एक ये भी देखना चाहिए था कैंडिडेट किधर जाता, कहाँ रहता, कहाँ पैसे लाता, ये भी इलेक्शन कमीशन देखना चाहिए। इस वक्त तो पूरा इलेक्शन कमीशन एक्टिव होता ना, इंटेलिजेंस भी एक्टिव होती, सेंट्रल इंटेलिजेंस। और यहाँ पर जब जा रहा है बाहर तो उसको पासपोर्ट देख के तो रोकना चाहिए था। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर अगर ये दिसंबर के महीने में ये बात पता थी तो अब तक ये तस्वीरें, ये वीडियोज़, ये ख़बर बाहर क्यों नहीं आई? धान्या राजेंद्रन, ये जो न्यूज़ मिनट की पत्रकार हैं, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे लिखा है, ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ख़बर क्यों नहीं आई। अदालत से इस व्यक्ति ने बाकायदा पाबंदी लगाते हुए, जिसको गैग ऑर्डर अंग्रेज़ी में कहा जाता है, वो पिछले साल ही ले लिया था कि इस तरह के वीडियोज़ आ सकते हैं तो कोई भी अखबार इनको पब्लिश नहीं कर सकता। आप जुर्म की इंतहा देखिए, जुर्म के बाद इस व्यक्ति की हिम्मत देखिए, इस व्यक्ति की ऑडेसिटी देखिए कि कैसे इतना बड़ा जुर्म करने के बाद एक पूर्व प्रधानमंत्री का पोता, जिसके खुद के बाप, उसके चचा, उसके ताया, तमाम लोग परिवार में सब सिर्फ विधायक हैं या फिर वो सांसद हैं या फिर वो मंत्री हैं या फिर वो पूरे तरीके से रसूखदार, एक ऐसा, इसको फर्स्ट फैमिली भी कहा जाता है, यानी 3 जो बड़े परिवार हैं कर्नाटका में, बीजेपी और कांग्रेस, इसके अलावा जेडीएस, इन तीनों बड़े परिवारों में से एक परिवार का ये हिस्सा है। कम उम्र का ये व्यक्ति है। कभी-कभी मुझे अफ़सोस होता है, मैं सोचती हूँ किस तरह की इसकी घिनौनी परवरिश रही होगी, कितनी गंदी परवरिश इस व्यक्ति की रही होगी, जो इतना घटिया आदमी ये बड़े होके बना, जिसने महिलाओं के साथ उनके ऊपर, उनकी आबरू, उनकी ज़िंदगियों के ऊपर उनको कुचलता हुआ चला गया ये व्यक्ति। तो ये कह रही हैं धान्या, ये भी अपने आप में अफ़सोस की बात है। और कर्नाटका जो हाई कोर्ट है, अगर इसको देखें हम तमिलनाडु केस से अगर इसको कंपेयर करें, धान्या ये भी कहती हैं, तो वहाँ पर और इसके मुकाबले बहुत सारे, यानी कि बता रही हैं तकरीबन 1 साल में 200 मुकदमे तो सिर्फ द हिंदू अखबार पर चल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 2 बार ऐसी कोशिश की कि इस तरह की पाबंदी वाले आदेशों के खिलाफ जाके रिपोर्टिंग की, तो मुकदमे उनकी न्यूज़ संस्थान पर भी चल रहे हैं। छोटे संस्थानों के लिए संभव नहीं होता कि वो वकीलों को हायर कर सकें, उनकी फ़ीस दे सकें, और ज़ाहिर है इस मसले में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए ये इतनी बड़ी खबर छिपी रही। अब मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जो उन्होंने कहा है कि जो स्टेट कमीशन है विमेन का, उन्होंने सरकार को लिखा है और कहा है कि किस तरह से हज़ारों महिलाओं को ब्लैकमेल किया गया और इस तरह की जो शारीरिक संबंध हैं उन्हें बनाने के लिए, नेताओं के साथ भी बनाने के लिए मजबूर किया गया। मैंने आपको बताया था कि ये एफआईआर फाइल की गई थी एक व्यक्ति के ज़रिए जो रेवन्ना के घर में ही काम किया करती थी, और उन्होंने न सिर्फ के रेवन्ना बल्कि एचडी रेवन्ना जो उनके पिता हैं प्रज्वल के, उन दोनों के ख़िलाफ़ भी उन्होंने मुकदमा दायर किया है, जो विधायक हैं अभी वहाँ पर कर्नाटका में। मुझे याद आ रहा है वो वक्त जब मैं और मेरे कैमरा पर्सन देवी दत्त, हम दोनों गए थे कर्नाटका, और वहाँ उस वक्त ये पूरा मामला हुबली का चल रहा था। हमने वहाँ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों से पूछा हुबली के उस मामले के बारे में जहाँ एक हिंदू महिला को एक मुस्लिम पुरुष ने मार दिया था। बताया जा रहा था कि ये प्रेम प्रसंग का मामला था।
और जो कि संबंध खराब हुए तो उसने उसकी हत्या कर दी। इससे पहले कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें लड़की मुस्लिम थी और लड़का हिंदू था और लड़की का कत्ल हुआ, लेकिन उस पर कोई हंगामा नहीं हुआ। लेकिन इस एक मुकदमे को, इस एक बात को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी रैलियों से उसको उठाया। पूरे स्टेट में इस पूरे मामले को इस तरह उठाया जा रहा था कि अब कांग्रेस पार्टी को कोई भी सीट पाने का, इलेक्शन लड़ने का यहाँ हक नहीं है। मैं यहाँ सवाल करना चाहती हूँ उन तमाम लोगों से जो हिंदू महिलाओं के हितैषी बनते हैं, जो लव जिहाद पे कानून बनाते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, ट्विटर को पूरे तरीके से रंग देते हैं। इन हज़ारों महिलाओं में मुझे बताइए आप, कितनी मुस्लिम और कितनी क्रिश्चियन महिलाएं होंगी? हो सकता है कुछ हिंदू महिलाएं भी हों। दिल पे ज़रा हाथ रखिए और अपनी गंदी घिनौनी जो राजनीति है उसको थोड़ी देर के लिए अलग कीजिए और सोचिए कि जब आप हिंदू महिलाओं के सम्मान के लिए और उस महिला के सम्मान के लिए जो अपनी मर्जी से किसी दूसरे मज़हब में जाकर, किसी दूसरे धर्म में जाकर शादी करना चाहती है, तो आप हर तरीके से उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं लव जिहाद हुआ है, इसका कन्वर्जन हो रहा है। आज आपका सम्मान, आपका गौरव कुछ भी काम नहीं आ रहा है। आप तमाम ये सैकड़ों हज़ारों महिलाओं का गौरव, सम्मान, उनकी इज्जत, आबरू सब लुटते हुए, तार-तार होते हुए देखना चाहते हैं। तो अब की बार 400 पार या अब की बार 100 पार, ये मेरी फ़िक्र नहीं है। मेरी फ़िक्र ये है कि इन महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए। पहली बात, पहला सवाल, इस तरह से ये नाइंसाफ़ी, ये ज़्यादती, ये अत्याचार, ये बलात्कार क्यों होने दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं सवाल करना चाहती हूँ, गृह मंत्री अमित शाह से मैं सवाल करना चाहती हूँ, स्मृति ईरानी से मैं सवाल करना चाहती हूँ, निर्मला सीतारमन से मैं सवाल करना चाहती हूँ। हर महिला नेता, मंत्री ही नहीं, हर महिला नेता से बीजेपी के मैं सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी नाक के तले ये सब कुछ हुआ है एक ऐसे व्यक्ति के ज़रिए जिसको आपने बड़े गर्व के साथ उसकी पार्टी को, अपनी पार्टी के साथ गठबंधन किया, चूँकि आप 400 सीटें पाना चाहते थे। अगर आपको 300 सीटें आई थी तब आपने ये हाल किया है, जब आपको 400 सीटें आएंगी तो इस देश का आप क्या करेंगे? मैं सवाल पूछना चाहती हूँ इस देश के प्रधानमंत्री से कि जवाब दें कि इन महिलाओं के जो आबरू है और उनका जीवन है, उसके लिए कौन जवाबदेह होगा? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।